अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम अमीर अमन साहब के बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई दफ़ा मुसन्नफ़ से मुतालिक सवालात पूछे जाते रहे हैं। तो इस बात को आपको अपने जहन में रखना है और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है। छोटा सा वीडियो है और सभी अहम जो बातें हैं मीर अमन साहब से मुतालिक, वो सभी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सुनिएगा, देखिएगा वीडियो को थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, ध्यान से। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो का। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा उन्वान है मीर अमन। ठीक है, तो मीर अमन साहब जो थे वो 1750 में इनकी पैदाइश है और 1837 में वो इंतकाल फरमा गए थे, यानी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए कुछ कर गए। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। मीर अमन साहब की पैदाइश हुई थी 1750 में और इनका इंतकाल हुआ था 1837 में। कई दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। जब दिल्ली के हालात ख़राब हो गए तो बहुत से अदीबों और शायरों ने दिल्ली छोड़ दी और तलाश मास के लिए कई शहरों का रुख किया। यानी जब दिल्ली में हालात ख़राब हुए तो उस दौरान जो जितने भी अदीब थे, साहित्यकार थे, शायर थे, उन्होंने दिल्ली छोड़कर तलाश मास यानी रोज़गार की तलाश में अलग अलग शहरों की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। मीर अमन ने भी दिल्ली छोड़ी, यानी उन्होंने भी, मीर अमन साहब जो थे उन्होंने भी दिल्ली छोड़ दी और कलकत्ता पहुँचे। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम हो गए और वहाँ पर उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्होंने नौकरी की। ठीक है, यहाँ उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के उर्दू के उस्ताद डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर अंग्रेज़ तलबा को उर्दू सिखाने के लिए किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि मीर अमन साहब ने जब वो फोर्ट विलियम कॉलेज में वहाँ पर मुलाजिम हुए तो उस दौरान क्या हुआ, वहाँ के जो उस्ताद थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, उनकी फरमाइश पर उन्होंने अंग्रेज़ी तलबा को उर्दू सिखाने के लिए, यानी जो अंग्रेज़ स्टूडेंट थे उनको उर्दू सिखाने के लिए उन्होंने किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा किया। किसके नाम से? बागो बहार के नाम से। यानी ये बागो बहार जो है किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है जो कि मीर अमन साहब ने किया है। ठीक है, यह तर्जुमा 1802 में मुकम्मल हुआ, लेकिन 1804 में शाये हुआ। यानी मीर अमन साहब ने जो किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया है, यह 1802 में मुकम्मल हो गया था और 1804 में इसको प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया, शाये किया गया। इसी साल मीर अमन ने गंज खूबी नामी दास्तान भी लिखी। मीर अमन साहब की एक दास्तान और है जिसका नाम है गंज खूबी। ठीक है, गंज खूबी, तो ये भी उन्होंने लिखी थी। मीर अमन ने लिखा है कि बागो बहार की ज़बान वही है जो दिल्ली के बच्चे बूढ़े, जवान मर्द औरत और हिंदू मुसलमान बोलते हैं। यानी मीर अमन साहब जिक्र करते हैं कि बागो बहार की ज़बान जो है वही है जो दिल्ली के बच्चे बूढ़े, जवान मर्द औरत, हिंदू मुसलमान, जो वहाँ के बासिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग बोलते हैं, वही ज़बान बागो बहार में इस्तेमाल की गई है। मीर अमन से पहले मीर अता हुसैन खां तहसीन भी नौ तर्ज मर्शा के नाम से इसी किस्से का तर्जुमा कर चुके हैं। यानी जो किस्सा चहार दरवेश है इसका तर्जुमा मीर अता हुसैन खां तहसीन साहब ने भी किया है। किस नाम से? नौ तर्ज मर्सा के नाम से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। बागो बहार में 5 किस्से हैं। अब देखो, अहम बात है, बागो बहार में 5 किस्से हैं। 4 दरवेशों के किस्से और 5वां ख्वाजा सग परस्त का किस्सा है। यानी बागो बहार जो मीर अमन साहब ने किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा किया है, इसमें 5 किस्से हैं। 4 दरवेशों के किस्से हैं और 5वां किस्सा है ख्वाजा सग परस्त का किस्सा। ठीक है, बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा दरअसल सग परस्त का ही किस्सा है। ठीक है, तो जो आपके सबक में निशान में शामिल है वो किस्सा सग परस्त का किस्सा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बागो बहार में हर किस्म के फ़ौकुल फितरी अनासिर मौजूद हैं। फ़ौकुल फितरी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, फ़ौकुल फितरी मतलब होते हैं, जैसे फ़ौक मतलब परे और फितरी मतलब नेचर, बियॉन्ड नेचर, एक तरीके से काल्पनिक कह सकते हो आप। तो जो है बागो बहार में हर किस्म के फ़ौकुल फितरी अनासिर मौजूद है। हर तरह की, यानी एक तरीके से काल्पनिक चीज़ों का काफ़ी इसमें समावेश है। अनासिर यानी सामग्री पाई जाती है, मिलते हैं, तत्व मिलते हैं। बागो बहार में ये चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, काफ़ी काल्पनिक चीज़ों का, काफ़ी फ़ौकू फितरी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, बातों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे देव, परी, बलाएँ, जादूगर और अजीबुल खल्क़त जानवर। अजीबुल खल्क़त जानवर उन्हें कहते हैं, जैसे ऐसे जानवर जो एक तरीके से, मतलब जिन्हें देखा ना गया हो, एक तरीके से पूरी तरह से कल्पना पर आधारित, कल्पना पर बेस्ड होते हैं। आम जानवरों से बिल्कुल अलग, ऐसे जानवर जिनको कभी देखा ना गया हो, ऐसे जानवरों को बोलते हैं अजीबुल खल्क़त जानवर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। इसमें उस ज़माने की तहज़ीब व माशरत की अक्कासी भी की गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, उस ज़माने की तहज़ीब यानी संस्कृति जो है, समाजी जो वहाँ के हालात थे समाज के, उसकी झलक भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी।
मीर अमन की ज़बान शादा, सलीस और बामुहावरा है। यानी मीर अमन साहब की ज़बान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उनकी जो ज़बान है वो काफ़ी सादा है, सलीस है और एकदम बामुहावरा, यानी मुहावरेदार ज़बान का वो इस्तेमाल अपनी जो है राइटिंग स्किल में करते हैं। ठीक है। फ़ारसी और अरबी अल्फाज के साथ साथ हिंदी अल्फाज भी नगीने की तरह जड़े हुए हैं। यानी हिंदी अल्फाजों का इस्तेमाल भी उन्होंने अपनी अपनी जो है राइटिंग स्किल में उन्होंने किया है। ठीक है। तर्जुमे में उन्होंने किया है। काफ़ियाबंदी और कहावतों के इस्तेमाल ने ज़बान को मज़ीद पुरलत्फ़ बना दिया है, और यानी काफ़ियाबंदी का भी काफ़ी उन्होंने ख्याल रखा है, कहावतों का इस्तेमाल भी वो करते हैं काफ़ी। इससे क्या हो, जो पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है, और जो है ज़बान जो है, जो ज़बान उन्होंने यूज़ की है, इनको मिलाते हुए, कहावतों को मिलाते हुए, काफ़ियाबंदी का ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए, तो काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में। बागो बहार में अखलाकी रंग भी है और हुस्न व इसकी रंगीनियाँ भी है। ठीक है। इसमें अच्छी दास्तान की सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, लेकिन यह गालिबन किसी मजमे में दास्तान के तौर पर सुनाई नहीं गई। यानी इसमें बागो बहार में दास्तान की सभी खूबियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी गालिबन का मतलब होता है, गालिबन देखो आप कहाँ यूज़ करते हैं इस वर्ड को। गालिबन का मतलब होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो गालिबन का मतलब है संभवतः। यानी अगर किसी चीज़ के बारे में आप अनुमान लगाएं कि ऐसा शायद, यानी उसकी गुंजाइश, उसके जो इम्कान होते हैं वो ज़्यादा, संभावनाएं ज़्यादा होती है। आप उसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते, लेकिन उस बात के होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर हम इस वर्ड का, इस उर्दू अल्फाज का यूज़ करते हैं गालिबन। ठीक है। तो गालिबन किसी मजमा में दास्तान के तौर पर सुनाई नहीं गई। यानी जो बागो बहार के बारे में बताया गया, बागो बहार जो है एक अच्छी दास्तान है, और इसमें दास्तान की सारी खूबियाँ हैं, लेकिन फिर भी संभव होता है गालिबन इसे किसी मजमे में दास्तान के तौर पर सुनाया नहीं गया है। ठीक है। तो ये था मीर अमन साहब के बारे में। तो मीर अमन साहब के बारे में मुख्तसर मालूमात आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं, हासिल किए हैं हमने। 1750 में आपकी पैदाइश हुई थी, 1837 में इंतकाल फरमा गए, दिल्ली के रहने वाले थे। इनकी ज़बान काफ़ी सादा सलीस है, मुहावरा ज़बान का इस्तेमाल उन्होंने अपने किस्सों में, अपने तर्जुमों में किया है। ठीक है। और ये जो बागो बहार का तर्जुमा 1802 में हुआ था, मुकम्मल कर दिया था, 1804 में शाये हुआ था। और इन्होंने ये जो तर्जुमा जो है किसके कहने पे किया था, एक जो फोर्ट विलियम कॉलेज में उस्ताद थे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, उनके कहने पे किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ के जो अंग्रेज़ स्टूडेंट थे उनको उर्दू सिखाना चाहते थे वो, तो उर्दू सिखाने के लिए उन्होंने किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया है। अब ये जो किस्सा चहार दरवेश है, इसका तर्जुमा मीर अता हुसैन तहसीन ने भी किया है। वो किस नाम से किया है? नो तर्ज मरसा के नाम से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको अपने जहन में रखनी, ताकि जब एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए तो बड़ी आसानी से आप उनका जवाब दे सकें। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे हौसलों को बुलंद करता है। ठीक है। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।